हिस्ट्री विद किंशुक की तरफ से स्वागत है आपका एग्जाम बाबा की भविष्यवाणी के इस नए सेशन में। आइएगा कुछ तथ्यों को हम भविष्यवाणी के रूप में डिकोड करने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं ये आपको मिलेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। पहला तथ्य मैं विजयनगर साम्राज्य से ले रहा हूँ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संबंधी घटना। अब आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण तथ्य है, जनरली नहीं बताएगा। विजयनगर की स्थापना संबंधी एक कहानी रूपी घटना का उल्लेख फर्नाओ नूनीज के द्वारा किया गया है। याद रखना, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट तथ्य है। फर्नाओ नूनीज ने विजयनगर स्थापना की एक कहानी संबंधी घटना का उल्लेख किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, विजयनगर साम्राज्य के इष्ट देवता यानी कि अभिभावक देव विरूपाक्ष देव हैं। याद रखिएगा, विरूपाक्ष, जबकि इष्ट देवी पंपा देवी है। याद रखिएगा, पंपा देवी विजयनगर राजवंश की इष्ट देवी है, जबकि इष्ट देव या अभिभावक देव विरूपाक्ष है। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य अपनी सैन्य व्यवस्था के तहत या जागीरदारी व्यवस्था के तहत, जिसको आप फ्यूडल सिस्टम भी कहते हैं, के तहत एक विशिष्ट व्यवस्था के नाम से संपूर्ण भारतीय प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। याद रखिएगा, नॉट प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1347 ईस्वी के अंदर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और 1336 में हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, यानी कि आप समझ लीजिएगा इस चीज को कि विजयनगर साम्राज्य जो कि आज वर्तमान में उसके अवशेष हम्पी नगर के रूप में प्राप्त होते हैं। तो उस विजयनगर साम्राज्य के इष्ट देव तो हैं विरूपाक्ष और इष्ट देवी है पंपा देवी। याद रखिएगा, तो इस विजयनगर साम्राज्य में एक व्यवस्था पाई जाती है, न्यायंकार व्यवस्था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में यह व्यवस्था बड़ी विशिष्ट है। न्यायंकार व्यवस्था में दो शब्द आपको प्राप्त होते हैं। एक तो प्राप्त होता है नायक, याद रखना, एक शब्द तो प्राप्त होता है नायक, और एक शब्द प्राप्त होता है अमरम। असल में अमरम एक प्रकार की जागीर या भूखंड है जिसका भू राजस्व नायक यानी कि प्रसिद्ध योद्धाओं को प्राप्त होता है। प्रसिद्ध योद्धा जो कि युद्ध क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य की सेवा कर रहे हैं, तो उनको प्राप्त जो भूमि का टुकड़ा है वो अमर नायक, वो नायक अमर नायक कहलाता है, और ये व्यवस्था न्यायंकार व्यवस्था कहलाती है। अब आप समझिएगा इस चीज को, विजयनगर साम्राज्य में जो न्यायंकार व्यवस्था के तहत अमर नायक या नायक यानी कि योद्धा वो सैन्य अधिकारी था जिसके अधीन निश्चित संख्या में सैन्य टुकड़ियां रहती थी। इन नायकों को प्राप्त भूमि या क्षेत्र यानी कि अमरम। तो अमरम क्या हुआ? अमरम का मतलब हुआ, यहां पर बात समझिएगा, अमरम का जो स्पष्ट अर्थ निकल रहा है वो है असल में कि जो आपको भूमि प्राप्त हो रही है और उसका जो राजस्व मिल रहा है। याद करिए, ये वैसी व्यवस्था जैसा कि आपने सल्तनत काल में इक्ता या अक्ता को देखा है, भू राजस्व अधिन्यास, यानी कि इक्ता वो जागीर का टुकड़ा था जो तुर्की सेना नायकों को आवंटित होता था, अर्थात उस भूमि के टुकड़े के रेवेन्यू का एक हिस्सा इक्तादारों को उनके वेतन के बदले में प्राप्त होता था। ये ठीक व्यवस्था उसी प्रकार की थी। तो स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पर मतलब ये निकाल सकते हैं, मतलब ये समझ सकते हैं कि अमरम एक भूमि है जो नायकों को या अमर नायकों को प्राप्त हो रही है, और उस भूमि का राजस्व अधिकार, रेवेन्यू जो राइट्स हैं, वो वेतन के बदले में अमर नायक को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये भूमि अमरम कहलाती है। अर्थात नायक को वस्तुतः बड़े बड़े नायक या अमर नायक वस्तुतः बड़े बड़े सामंत होते थे, और इन्हें जो भूमि प्राप्त होती थी वो अमरम कहलाती थी। भूमि का मतलब उसका राजस्व, उससे जो कुल उत्पादन या जो कर वसूला जा रहा है। क्योंकि नायक द्वारा उपभोग में ली गई भूमि अमरम कहलाती थी, इसीलिए नायकों को अमर नायक भी कहते थे। और ये जो व्यवस्था थी ये न्यायंकार व्यवस्था के नाम से विजयनगर साम्राज्य में प्रसिद्ध थी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो विवेचना की गई है, जो विश्लेषण किया गया है या डिकोड किया गया इस तथ्य को, आपको समझ में आया होगा। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक सेवाओं के बदले में प्रदत्त कर मुक्त भूमि, याद रखिएगा, उम्बली कहलाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमरम था, जो अमरम प्राप्त हो रहा है वो कर मुक्त भूमि नहीं है, वो नायकों को उनके वेतन के बदले में प्राप्त हो रही है। समझ में आ रही बात आपको? उससे टैक्स वसूला जा रहा है। लेकिन उम्बली या उम्बलिगा वो भूमि है जो किसी नायक को या अमर नायक को सैनिक सेवा के बदले में प्राप्त होती थी, लेकिन वो कर मुक्त होती थी। जैसे दक्षिण भारत में आप लोग याद करिएगा, या प्राचीन भारत के अंदर अग्रहार या ब्रह्मदेव कर मुक्त भूमि थी जो ब्राह्मणों को प्राप्त होती थी। कर मुक्त भूमि वस्तुतः ये
कम उपजाऊ क्षेत्र होते थे, जहां पर शैक्षणिक या कृषि व्यवस्था के प्रोत्साहन के लिए भूमि दे दी जाती थी। इस बात को याद रखिएगा। तो उम्बली या उम्बलिगा विजयनगर साम्राज्य के अंदर सैनिक सेवाओं के बदले में प्राप्त करमुक्त भूमि थी। युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले या शहीद परिवारों को यह भूमि प्रदान की जाती थी। आप समझ सकते हैं, यदि सेनानायक जीवित है तो जो उसे भूमि प्राप्त हो रही का जो राजस्व प्राप्त हो रहा है वो अमरम कहला रहा है, लेकिन जो शहीद हो गए उनके परिवारों को एक तरह से पेंशन के रूप में जो कर मुक्त भूमि प्राप्त हो रही है वो उम्बली या उम्बलिगा कहलाता था। क्लियर है, याद रखिएगा। अच्छा, यहां पे मैं थोड़ा सा गलत कर गया। यदि जीवित सेनानायक को कर मुक्त भूमि प्राप्त हो रही तो वो उम्बली या उम्बलिगा कहलाता था। लेकिन यदि जो शौर्य प्रदर्शित करते हुए शहीद हो गया विजयनगर साम्राज्य में, उस सेनानायक को जो कर मुक्त भूमि प्राप्त होती थी वो रक्त कौडगे कहलाती थी। यानी कि जिसने अपने रक्त से राज्य की सेवा करी है उसे जो भूमि प्राप्त हो रही है वो रक्त कौडगे कहला रही है। नायकों को उनके वेतन के बदले में जो भूमि का राजस्व प्राप्त हो रहा है जागीर, वो अमरम कहला रहा है। और विशिष्ट सैन्य सेवाओं के बदले में जो करमुक्त भूमि दी जा रही है वो उम्बली या उम्बलिगा कहला रहा है। मैं समझता हूं 3 शब्द आपके सामने भू राजस्व के रूप में विजयनगर साम्राज्य से मैंने आपके सामने लिए, अमरम, उम्बलिगा या उम्बली एवं रक्त कौडगे। देख लीजिए, उम्मीद कर रहा हूं कि जो डिकोड किया जानकारी वो आपको लाभप्रद, काफी नॉलेजेबल ये फैक्ट्स आपके सामने हैं। सिकंदरा एवं आगरा का स्थापना और निर्माण 1504 ईस्वी में अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसके पिता सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में सिकंदरा एवं आगरा का निर्माण करवाया था, जबकि 1506 ईस्वी में आगरा को सिकंदर लोदी ने दिल्ली से अपनी राजधानी के रूप में ट्रांसफर कर दिया था। आप लोग जानते हैं दिल्ली राजधानी थी। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। फिर 1326 में एक बार दिल्ली से देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक लेकर गया था। 1506 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के पिता सिकंदर लोदी ने जो आगरा स्थापित किया 1504 में, और सिकंदरा जो उपनगर बसाया, सिकंदरा में अकबर का मकबरा भी है, आप लोगों को मैं बतला दूं। राजा राम जाट ने बाद में इसको लूटा भी था। तो आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय सिकंदर लोदी को 1506 ईस्वी में जाता है। इस समय इस दौरान 1506 ईस्वी में मुगल बादशाह जो संस्थापक था बाबर, वो काबुल में था, याद रखना। और उसने अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी में काबुल के अंदर। अकबर ने सिकंदरा को बहिश्ताबाद बोला है। सिकंदरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की है। सिकंदरा की स्थापना जहां अकबर का मकबरा है जिसको राजा राम जाट ने लूटा था, सिकंदरा को अकबर ने बहिश्ताबाद का नाम दिया है, याद रखिएगा। सिकंदर लोदी का मकबरा 1518 ईस्वी में उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। इसका आकार अष्टकोणीय था। संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास में पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग, याद रखिएगा, दोहरे गुंबद का प्रयोग सिकंदर लोदी के दिल्ली स्थित मकबरे में किया गया है, जो अष्टकोणीय मकबरा है, याद रखिएगा सिकंदर लोदी। आप लोग जानते हैं कि लोदी वंश सबसे अंतिम राजवंश था। इसकी स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई। उसका पुत्र जो सिकंदर लोदी था वो उसका मूल नाम था निजाम शाह। बड़ा सुंदर था वो, जो दाढ़ी और मूंछ को क्लीन शेव रखा करता था। ये था सिकंदर लोदी, जो गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविता लिखा करता था। इसका बेटा था इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा इस बात को। मौर्य युग के अंत से लेकर, आप लोग जानते हैं मौर्य युग का जो अंतिम नरेश था वो बृहद्रथ था। उसका ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में या 187 ईसा पूर्व में, जिस समय बृहद्रथ सेना की परेड का निरीक्षण कर रहा था, उस समय उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के ही सामने उसकी गर्दन काट कर हत्या कर दी थी। और इस प्रकार से बौद्ध राजवंश का एक तरह से अंत करके ब्राह्मण राजवंश की, शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल भारतीय इतिहास में वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहलाता है, याद रखिएगा। तो मौर्य युग के अंत से लेकर गुप्त राजवंश के उदय तक की जो अवधि है वो मौर्योत्तर काल कहलाती है। इतिहासकारों को एक समय तक ये बड़ी गलतफहमी थी, स्पेशली कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड स्कूल के जो हिस्टोरियंस थे, कि इट्स डार्क एज इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इस जमाने में कोई ट्रेड कॉमर्स नहीं था। अब आप सोचिए कितना हल्का,
इस जमाने में दुनिया का सबसे शक्तिशाली नरेश उस जमाने का कनिष्क भारत पर राज कर रहा था। शुंग राजवंश, रुद्रदामन, सातवाहन, शुंग, कण्व, क्या बात कर रहे हो लाला आप। सिल्क रूट इसी जमाने में पनपा है भाई। संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के कनिष्क नहीं चलाए हैं। तो ये बड़ी गलत धारणा थी लोगों को कि जो ये पूरी अवधि 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक की, लगभग 900, मतलब इतना वक्त आप इसको मानकर चलिएगा, 600 के लगभग का, मतलब 500 से 600 के बीच का वक्त, इसको प्राचीन युग का डार्क एज कहा गया। ये बड़ा ही अनएक्सेप्टेबल फैक्ट है। और इसको वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अधिकांश जो भारतीय राजवंश थे वो ब्राह्मण थे, और जो विदेशी है जिसमें शक और कुषाण प्रसिद्ध थे, वो भी मोटे तौर पर ब्राह्मण धर्म का ही पालन करने वाले थे। उनमें शिव मत और वैष्णव मत के अनुयायी थे। तो इसको अंधकार युग कहा गया। ये तथ्यात्मक तौर पर गलत है, ऐतिहासिक तौर पर गलत है। वैदिक पुनर्जागरण का काल पूरी तौर पर सही है, क्योंकि बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों का आयोजन होना, विष्णु मंदिरों का निर्माण होना, शिव मंदिरों का निर्माण होना, उसके बाद तो फिर गुप्त युग आया, उसने तो खैर बात ही पलट दी थी। आई थिंक बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, अगला टारगेट फैक्ट मैं आपके सामने डिकोड कर रहा हूँ और भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि चीजें मिल सकती हैं आपको बहुत, और ये बड़ी यूनिक इंफॉर्मेशन है जो यहाँ मिल रही है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से जानकारी मिलती है कि शाकल या सियालकोट में जब पुष्यमित्र शुंग पहुंचा, अभी मैंने कहा पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल वैदिक पुनर्जागरण का काल कहलाता है, क्योंकि मौर्य राजवंश के अंदर बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म का आश्रय देकर, संरक्षण देकर उसका काफी प्रसार हुआ था। संभवतः ये जो ब्राह्मण अनुयायी थे, ये संभवतः कहीं ना कहीं इनके मन में रोष था। तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, सिर्फ दिव्यावदान ही बोल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच रहा होगा। इतनी धार्मिक असहिष्णुता कभी नहीं रही है। ये दृष्टिकोण है इन बौद्धों का या बौद्ध ग्रंथों का। इन्होंने लिखा कि अशोक चांडाल प्रवृत्ति का, इस चंडाशोक उसका नाम था, ये कई बार बड़ी बकवास सी बात आती है कि 99 भाइयों की हत्या करी। ये बौद्ध ग्रंथ ही लिख रहे हैं ताकि बौद्ध धर्म की महानता को सिद्ध किया जा सके, isn't it? और कोई ग्रंथ इस बारे में चर्चा नहीं करता है। अब क्या होता है साहब कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान इस बात को लिखता है कि शाकल या सियालकोट में जब पुष्यमित्र शुंग पहुंचा तो वहां पहुंचकर इसने घोषणा करी कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा उसको मैं 100 दिनार दूंगा। हमें नहीं पता ये सत्य है गलत है, लेकिन ये प्रश्न आ सकता है कि पुष्यमित्र शुंग ने ये घोषणा कहाँ करी कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा मैं उसको 100 दिनार दूंगा। शाकल में पहुंचकर ये घोषणा किसने करी? आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग ने। यह प्रश्न आ सकता है कि पुष्यमित्र शुंग ने शाकल में पहुंचकर क्या घोषणा करी? जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा मैं उसे 100 दिनार इनाम में दूंगा। इस बात का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? तब आप कहेंगे दिव्यावदान। राइट, ये फैक्ट्स है भविष्यवाणी के रूप में। एग्जाम बाबा की तरफ से लीजिए और मजे करिए। क्लियर? भट्टी पोलू, याद रखिएगा, भट्टी पोलू ईंटों से निर्मित प्राचीन भारत का, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ईंटों से निर्मित प्राचीन भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप है। यानी कि भारतीय इतिहास का ईंटों से निर्मित प्राचीनतम स्तूप आंध्र प्रदेश का भट्टी पोलू स्तूप है। जबकि अमरावती जो स्तूप है आंध्र प्रदेश में ही, इसकी दो विशेषताएं, तो इसमें दानदाताओं की सूची दी हुई है और इस स्तूप का निर्माण जन सहभागीदारी यानी कि पब्लिक कंट्रीब्यूशन से अमरावती स्तूप का निर्माण किया गया था। जिन जिन लोगों ने डोनेट किया था पैसा, उनका भी एक लिस्ट यहाँ पर उत्कीर्ण है। कन्हेरी की गुफा संख्या 11 में, जिसको दरबार हॉल भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। कन्हेरी की गुफा संख्या 11 में, जिसे दरबार हॉल भी कहा जाता है, उसमें शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का लेख मिलता है। प्रश्न आ सकता है रुद्रदामन की पुत्री का लेख आपको कहां मिलता है? तो आपका स्पष्ट कट टू कट जवाब होगा कन्हेरी की गुफा संख्या 11, जिसको दरबार हॉल के नाम से भी पुकारा गया है। महाराष्ट्र का एक स्थल नेवासा, आप लोग जानते हैं नेवासा असल में चैल्कोलिथिक, लेटर हड़प्पन चैल्कोलिथिक रूरल एक प्रकार का एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी वाला प्लेस भी मैंने काफी विस्तार से चर्चा करी थी जब प्रागैतिहासिक इतिहास का पूरा सीजन आपके सामने था। काफी सारे एपिसोड्स थे, उसमें मैंने इस बात पर विस्तार से चर्चा की थी कि नेवासा जो जौरवे संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है, ये उत्तर हड़प्पाई ताम्रपाषाणी बस्तियों के रूप में भी हमें नजर आता है, याद रखिएगा। तो नेवासा से सातवाहनों के जो प्राचीनतम ताम्र सिक्के मिले उन पर मात्र नाम लेख अंकित है, जिससे सिद्ध होता है कि सातवाहन समाज मात्र सत्तात्मक था, याद रखिएगा। अर्थात सातवाहनों के मात्र सत्तात्मक समाज का स्पष्ट संकेत सातवाहनों के प्राचीनतम ताम्र सिक्कों से मिलता है
जो ये सिक्के आपको महाराष्ट्र में नेवासा से प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स है बाबा। भविष्यवाणी हो रही है, जितनी लूट सकते हो लूट लीजिए। देववाणी नहीं है लेकिन भविष्यवाणी शिक्षक की तरह से लीजिए, ग्रहण कीजिए, आत्मसात कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, पेन डाउन करिए, लिखिए और कमेंट भी कर लिया करें यार, कमेंट बॉक्स में अच्छा लगता है ना। क्लियर। अच्छा, सातवाहनों के बारे में और विशिष्ट जानकारियां प्राप्त करिए। सातवाहन अधिकारियों की पत्नियां अपने पति का पदनाम धारण करती थी, पत्नियां। क्लियर। सातवाहन स्पेशल सेना नायकों की, जैसे महासेना पत्नी, महातलवारी, महारठिनी। अब ये जो मराठवाड़ा या महाराष्ट्र जो नाम आता है ये इसी महारठ या महरठ से निकलता है। तो ये पक्की बात है क्योंकि समाज बड़ा मात्र सत्तात्मक था। अब जैसे राजाओं ने भी अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाया, गौतमी पुत्र शीर्षात्कर्णी, क्लियर, यज्ञश्री। तो इस तरह के सातवाहन का समाज मात्र सत्तात्मक था। शासक अपने नाम के पदनाम के आगे माता का नाम को प्रयुक्त करता था। सातवाहन अधिकारियों की पत्नियां अपने मतलब याद रखिएगा क्या बोलते हैं, अपने पति का पदनाम धारण करती थी। सिक्कों पर मात्र नाम लेख अंकित है। और सातवाहन अमात्यों की पत्नियां जो भूमिदान देती थी उससे संबंधित ताम्र पत्र भी वो इश्यू कर सकती थी। इट्स वेरी रेयर इंफॉर्मेशन। जनरली कॉपर प्लेट्स इश्यू करने का अधिकार सिर्फ शासक को होता था, लेकिन जो सातवाहन राज्य में जो उनके अधिकारी थे, अमात्य थे, मंत्री थे, मतलब बड़े बड़े अधिकारी थे जो शीर्षस्थ अधिकारी, उनकी पत्नियां यदि डोनेट कर रही है, लैंड डोनेट कर रही, तो वो कॉपर प्लेट्स को उन आदेशों को वो इश्यू कर सकती थी। जैसे महाप्रतिहारी के पदनाम से एक दान पत्र निर्गत हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में जो नॉलेजेबल इंफॉर्मेशंस आपको मिली आपको बेहद पसंद आई होगी। एग्जाम के लिहाज से काफी एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स के रूप में फ्रूटफुल है आप लोगों के लिए। इसी प्रकार के सेशन को लगातार प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।